अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी अजीज दोस्तों, आज आप कह रहे होंगे मलक साहब ने ये पेन भी उठा लिया है और बोर्ड भी सामने लगा हुआ है, तो कौन सा सबक पढ़ाने लगे हैं। ये सबक इंतहाई ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के हर ऐसा जो सयाह जो कि पाकिस्तान के किसी भी सियाती मकाम, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है लेकिन दुनिया में जहाँ भी कोई भी सयाह जब किसी सियाती मकाम पर जाता है तो वो उसके इलाके की इंफॉर्मेशन लिए बगैर नहीं जाता। हमारे यहाँ जरा गंगा उल्टी बहती है, यहाँ पर हम लोग बस प्रोग्राम बनाते हैं, बस सामान रखा, सामान भी पूरा रखा नहीं रखा और प्रोग्राम बनाया और उठो और चलो और चल पड़ो। ये भी नहीं देखते कि जहाँ जा रहे हैं आया वहां पर क्या कुछ हालात है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईद उल फितर की छुट्टियां और उसमें किस सियाती मुकाम पर हमें जाना चाहिए और वहां के कैसा मौसम है। जी दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे थे कि ईद उल फितर के मौके पर जो छुट्टियां होती हैं उसमें काफी सारे लोगों का प्रोग्राम बनता है कि अपने बच्चों के साथ किसी भी सियाती मुकाम पे चले जाएं। सबसे पहली बात तो ईद वाले दिन मैं तो अपने घर से बाहर निकलने का तस्वर भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। हर बंदे के हालात यकसा नहीं होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ईद अपनों के साथ अपनों में रह के मनानी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अगर अपनों में रह के अपनों के साथ मनाना चाहिए तो फिर अपने सारे मिलके अगर कहीं जाना चाहें फिर तो जाना चाहिए, तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन वैसे अगर खाली खुआरी काटनी है तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है। अब अगला सवाल कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर ईद के 2 से 3 दिनों में क्या जाना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं कभी ना जाऊं अपनी फैमिली के साथ ईद के 2 से 3 किसी भी सियाती मुकाम पर, चाहे वो पार्क या कहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में इस वक्त जो हुल्लड़बाजी और जो तूफान बदतमीजी ईद के 2 से 3 दिनों की छुट्टियों में होता है वो कभी भी नहीं होता है। ऐसे में शरीफ आदमी के लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल होता है और उसका बेहतरीन हाल यही है कि वो पुरसुकून तरीके से घर में अपना वक्त गुजारे या किसी ऐसे मुकाम पर चला जाए जहां पर फिर इस किस्म का बेहंगम रश ना हो, खप ना हो और पुरसुकून तरीके के साथ एक फैमिली अपनी हो या 3-4 फैमिलियां मिलकर बैठ कर अपना वक्त गुजार सकें। ये मरहला वाल सीरीज होगी। ये एक वीडियो में मैं इसका अता नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए फिर हम 3-4 स्टेप हो सकता है, फिर हमें रेगुलर इसी की बेस पर चलना पड़े और मैं इसी तरह आपको गाइड करता रहूं। आज सबसे पहला जो आपका सवाल होता है उसके ऊपर बात करेंगे कि ईद की छुट्टियां वो कैसे गुजारी जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ईद उल फितर। तो ईद उल फितर जो सी है उसकी कितनी छुट्टियां हो रही हैं, उसमें कहते हैं कि 3 दिन होते हैं, उसमें 1, 2 और 3 दिन। पहला दिन अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो पहले दिन तो ईद की नमाज है जी, ठीक है। ईद की नमाज और उसके बाद घर वालों से मिलना जुलना और सारा कुछ नीचे वाइंड अप हो जाता है अपने प्यारों के साथ। ईद के दूसरे दिन प्रोग्राम बनता है। अब यहाँ पर फिर मैं आगे 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा। उसमें नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है कि हम अगर अपनी रावलपिंडी देखे, जितने भी हिल एरियाज हैं वो पिंडी इस्लामाबाद की लेफ्ट साइड पर शुरू होते हैं। अगर मैं यहाँ अपनी इस पिंडी में खड़े हुए बात करूं, उसके लिए चाहे आप सिंध से आते हैं और इसी तरह आप पंजाब के अंदरूनी शहरों से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ता है, रावलपिंडी जी, ठीक है जी। रावलपिंडी इस्लामाबाद आपकी सबसे पहली डेस्टिनेशन होती है। अब उसके बाद फिर आगे मरहले शुरू होते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के लोग कहाँ जाएं और पंजाब से आए हुए, सिंध से आए हुए लोग वो कैसे आए। काफी सारे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, नवाबशाह से आ रहे हैं, दीगर हमारे जो उनसे पंजाब के आखिरी जो बॉर्डर है वहां से आ रहे हैं। उसकी वजह क्या होती थी कि आज से कबल ईद के ऊपर गर्मी हो जाती है और गर्मी में वहां पर क्या गुजारा करना, तो वो लोग मूव करके पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में आते हैं। अब सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट होता था लोगों का वो ये था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नजदीक 3 जो जगह है वहां पर जाया जाए, ठीक है। उसके नजदीक जो है सबसे पहले नजदीक जगह जो होती है वो मरी और उसके बाद गलियात, ठीक है जी। मरी और गलियात पिछले अरसे में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है।
और यहाँ पर तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ईद के मौके पर माल रोड या उसके गिरदो नवाब बिल्कुल भी ना जाया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है, इसके इस टॉपिक के ऊपर भी मेरी दूसरी किस्त में आने वाली जो फर्स्ट किस्त होगी उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप पंजाब सिंध से आप आते हैं तो आप वाया मोटरवे के जरिए जब आप आते हैं, ठीक है जी, तो मोटरवे में आपको पिंडी इस्लामाबाद में घुसना नहीं पड़ता है कि आप अगर आए तो फिर मोटरवे पर पिंडी मोटरवे के बाद शावर मोटरवे की जब जाते हैं उस टर्मिनल से, तो उसके बाद फिर ऊपर से दो रास्ते निकलते हैं। उसका पहला जो आउटर है वो जो निकलता है वो हजारा मोटरवे है, ठीक है जी, और दूसरी जो सी है वो आपके पास आ जाती है फिर जो हमारी निकलती है स्वात वाली, ठीक है जी, स्वात मोटरवे। अब ये दोनों इंटरजेंसी है, इसके लिए आपको चाहे आप पंजाब से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं, ये लोग जो आ रहे हैं इनके लिए पिंडी इस्लामाबाद में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपने जाना है ईद के मौके के ऊपर इस वक्त नारान कागान इस बेल्ट में जाना है, हुंजा वाली साइड पे जाना है, तो फिर आपको यहाँ से आते हुए हजारा मोटरवे की जाने जाना पड़ेगा। और हजारा मोटरवे से फिर आगे दो रास्ते निकलते हैं, उसमें एक जो चला जाता है पहले नारान वाली साइड पर और ये सीधा बिशाम वाली साइड से जाता हुआ आपको हुंजा और स्कर्दू लेके जाता है। ये जो रास्ता है ये सारा साल खुला रहता है, ठीक है जी, सारा साल ये खुला रहता है। उसके बाद अगर ये रास्ते को जाए तो ये जाता है आपका कागान वैली में, ठीक है। अब कागान वैली में क्या कुछ है, इस वक्त कहाँ तक जा सकते हैं, नारान खुल रहा है, मेरी वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, छुपाने की कोई बात नहीं है कि मैं छुपाऊंगा आपसे। तो कागान नारान जो है वो ईद तक खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी भी 2 दिन का काम रहता है। आज जब 11 रमजान को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है, काम है, बारिशें हैं वो काम नहीं करने दे रही है। होपफुली आज मौसम ठीक है तो आज काम अगर हुआ तो 2 दिन और अगर काम हुआ तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यानी कि 15 रमजान तक नारान खुल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि नारान खुल तो जाएगा लेकिन वहां पर जाने के लिए वहां पर होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, दुकानें, बाजार, उसको सेटअप करने के लिए कम से कम 10 दिन दरकार होते हैं। तो लिहाजा 25 रमजान तक ये फंक्शनल हो जाएगा इलाका, यानी कि नारान तक, ठीक है। उसके आगे भी जा सकता है ये बाबूसर टॉप और आगे वो अब इसके लिए फिर इसी तरह मरी गलियात की तरह मैं यहाँ पर भी बताऊंगा। और हमारी ये आने वाली जो किस्तें होंगी उसमें हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि मरी और गलियात में अगर जाना है तो कौन कौन से ऐसे मकाम है जहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आप जा सकते हैं फैमिली के साथ, और जहाँ पर आपको किसी किस्म की रश खप मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी और भरपूर तरीके से आप अपनी छुट्टी गुजार सकते हैं। यहीं पर आगे बात करते हैं तो फिर यह स्वात मोटरवे आ जाती है और स्वात मोटरवे से जाते हुए फिर आगे हम किन इलाकों में जा सकते हैं, उन इलाकों की अब मैं बात करूंगा कि स्वात में, और इसको मैं सारा कंप्लीट यहां से करता हूं। ये जो वीडियो है मैं अपने एक दोस्त है राना सुहेल साहब, फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल है, उनका क्लासरूम यूज करते हुए बना रहा हूं। अगर आपको ये चीज पसंद आई तो फिर इंशाल्लाह हम अपना क्लासरूम, अपना बोर्ड वगैरह बना लेंगे। उनकी मेहरबानी, उनकी मोहब्बत की उन्होंने हमें यहाँ पर काम करने दिया। तो स्वात की अगर हम बात करते हैं तो स्वात के इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं मंगोरा, और मंगोरा से जाते हुए आगे फिर आपके पास यहाँ से 2 रास्ते हैं जाने के लिए। एक रास्ता इधर से जाता है, ठीक है जी, और एक इधर से जाता है। ये 2 रास्ते हैं। ये रास्ता जो उनसे है मदियन वाला रास्ता है, सॉरी मदियन बरीन वाला ये रास्ता है, ठीक है जी, और ये रास्ता जाता हुआ इधर से फिर आप ऊपर मालम जब्बा चले जाते हैं, ठीक है जी, ये मालम जब्बा है। और इधर से जाते हैं फिर आप आगे आके यहाँ पर ये रास्ता जुड़ जाता है और फिर ये कालाब आ जाता है, ठीक है जी, ये यहाँ चले जाते हैं। अब इधर से जाते हुए आप गबीन जब्बा जा सकते हैं, ठीक है जी, और ये रास्ता जो है ये बेहतर रास्ता है, इधर रश कम होता है, ठीक है जी। इधर से जो रास्ता है ये शहर के बीच में से जाता है, इधर ये रश वाला एरिया। अगर इधर से जाते हैं और इधर से जाते हैं दोनों में फर्क ये है कि यहाँ से जाते और इधर से जाते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आपका रास्ते में फर्क पड़ जाता है। यहाँ से जाते हो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन मालम जब्बा अगर आपने जाना है तो फिर मालम जब्बा के लिए आप ये रूट इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 बाग है, मदियन है, बहरीन है, बहरीन से जाते हुए फिर आप आगे स्वात कलाम। यहाँ पर अब एक सवाल आता है कि आया वहां पर रास्तों की सूरत हाल क्या है, हालिया सैलाब के बाद क्या वहां पर जाना अपनी गाड़ी में ठीक है? तो रास्ता बस गुजारा कर रहा है, उस पर वो उन्होंने कर लिए, कच्चे रास्ते बना लिए,
बर्फ जब पड़ी थी, स्लाइडिंग हुई थी, रास्ते फिर बंद हो गए थे। लेकिन जिसे कहते हैं गिरते पड़ते आप पहुंच ही जाएंगे, हर किस्म की गाड़ी जा रही है, ऐसा मुझे अभी इस वक्त इशू को नहीं लग रहा। हाँ, रश की सूरत में ट्रैफिक ब्लॉक होने का खदशा बहुत है, क्योंकि 3-4 ऐसी जगह हैं जहां पर सिंगल गाड़ी का गुजर होता है, वहां पर वो रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उसकी कोई क्लिपिंग शिपिंग में बीच में दिखा दूं कि वहां पर रोड की कंडीशन क्या, वहां एक ही गाड़ी गुजर सकती है, रश की सूरत में वहां पर मसले मसाइल बन सकते हैं। तो ये तो सारी मेरी डिटेल थी, और इसमें अब आखिरी जो टॉपिक मेरा रह जाता है वो है कश्मीर। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर हम इसी मरी गलियात वाली सी बात करेंगे, क्योंकि तो वहां पर रावलपिंडी से आप जाते हुए मरी, और ये मरी रोड है, और जिसे आप अब कहते हैं श्रीनगर वे। श्रीनगर वे पे आप चढ़ते हैं तो श्रीनगर पे जाते हुए सबसे पहले ये आप एक्सप्रेस वे पे जाते हैं। यहाँ पर मरी जाने के भी 2 रास्ते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम बाहर से जाए तो मुजफ्फराबाद, और वहां से फिर आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं, 3-4 जगह है वहां पर, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें आपके पास आ जाता है जी पीर चनासी है एक, ठीक है जी, और इसी तरह उसके बाद आप जाते हैं आगे केल और ताऊ बट। ईद के मौके पर आप केल, अड़ंग केल और किसी हद तक ताऊ बट भी जीपों वगैरह में आप जा सकेंगे, ठीक है। लेकिन इससे यानी कि इस एरिया में अभी उस तरह की आगे जो रत्ती गली झील वगैरह है या वहां की एक्सेस ईद पे नहीं होगी, वो आगे जाके मई में रास्ते खुलेंगे। लेकिन नीचे नीचे आप केल, और यहाँ पर जो असल रश वाला एरिया है वो केल अड़ंगेल है, यहाँ पर मैं आपको ईद के 3 दिनों में रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद ईद के 2-3 दिनों के बाद रश कम हो जाता है, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन बाकी जगह पर आप आराम से जा सकते हैं, जिसमें आप केल तक चले जाएं। अड़ंग केल तो वो बीच में ऐसा रास्ता है कि वहां से वो फिर डोली जो है उस डोली में बैठ के जाना पड़ता है, तो वहां पर काफी रश हर दफा हमने देखा है रश होता है, फैमिलीज के साथ लोग जाके वहां पर खराब होते हैं, लेकिन वहां पर जाया जा सकता है। इसी तरह अगर आप सीधे चले जाए ताऊ बट, तो जीपों वगैरह में आप आगे जा सकते हैं। सवाल ये आता है कि यहाँ से आप जाते हुए अपनी गाड़ी में तो आप केल तक जा सकते हैं, होंडा सिटी दी गई है, लेकिन रास्ता खराब है, बड़े एहतियात के साथ आराम के साथ जाएं, और सामान कम हो, गाड़ी नीचे लगने का खदशा होता है। वैसे नहीं तो शारदा तक जाएं और आगे आप जीप कर सकते हैं। इसी तरह पीर चनासी है, पीर चनासी भी अभी 2-3 दिन पहले भी हल्की फुल्की बर्फ होती है, काफी हाइट पे जगह है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन मौसम की अपडेट इस पूरे एरिया में, क्या पूरे हिल एरियाज में कहीं भी जाए तो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर आप बिल्कुल भी मत जाएं। इसी तरह इसी इलाके में एक गंगा चोटी है, और गंगा चोटी भी आप जा सकते हैं, अच्छी जगह है। उधर लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन ईद के ऊपर मुकामी लोग भी वहां पे आ जाते हैं, रश हो सकता है। लेकिन फिर भी ये गंगा चोटी होगी, इसी तरह पीर चनासी होगी, सिंगल मकाम है। पूरी एक रिले में जो मकाम आते हैं वो इसी तरह केल ताऊ बट वगैरह है। अगर इसी तरह स्वाद कलाम की बात करें तो मालम जब्बा छोटी सी स्पेस है, एक सिंपल जगह है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर पूरी रीजन में जाना है तो फिर आप कलाम जाएंगे, वहां से आप फिर आगे पलोगा वैली, मटलतान और मॉडर्न लेक वगैरह तक आप जा सकते हैं। अगर आप नारायण गागान की बात करें तो शुगरान बीच में एक स्पेस आती है, वो छोटी सी स्पेस है। लेकिन अगर आप पूरी सीरीज में जाना चाहते हैं तो फिर आपको नारायण, आगे बट्टाकुंडी और जलखाड़ होते हुए बहुसा टाप तक आप जा सकते हैं। इसी तरह हुंजा आप जा रहे हैं, हुंजा स्कर्दू के लिए वो मैंने बात की थी। अब ये सारे टॉपिक अलग अलग है, हर टॉपिक पे इंशाल्लाह आपको अलग वीडियो मिलेगी। आज की डिटेल इतनी थी, मेरी अगली वीडियो को जरूर इंतजार कीजिएगा, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपके पास सामान क्या होना चाहिए, आप जा रहे हैं कि दूसरे तीसरे दिन तो जरूरी सामान क्या हो, और किस इलाके में आप आसानी जा सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप किस सियाती मुकाम पर कितनी देर में पहुंच सकते हैं, कितने किलोमीटर का सफर है, कौन कौन सा रास्ता जाता है, और वहां पर फिर आपको कौन कौन से होटल अवेलेबल होते हैं, खाने की कौन सी जगह है। लंबी वीडियोस है, अगर कोई सियाह है, अगर तो रेगुलर सियाहत करता है उसके लिए भी फिर मेरी बड़ी जरूरी वीडियो है। अगर नहीं टेम्परेरी तौर पर भी जाना चाहता है तब भी ये वीडियो उसके लिए बड़ी जरूरी है कि वो जाए तो जाने से पहले समझ के जाए। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, कैसी लगी इसके बारे में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहा, लेकिन अब कहता हूँ जो दोस्त अब तक जुड़े हुए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट से बड़ी तक़वियत मिलती है, और वहीं से फिर मैं अपनी अगली वीडियो का आइडिया लेता हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस जगह की आपको कंप्लीट मालूमात चाहिए और क्या क्या सवालात हैं। इस कमेंट में जवाब में जो आप कमेंट करेंगे, इन्हीं सवालात की रोशनी में मैं फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
जीते रहे, खुश रहे, बात रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।